सर हमने सुना है प्रयागराज में जो नए-नए स्टूडेंट आते हैं, मतलब कहते हैं कि आज़ाद पार्क घूमने जाते हैं। हमने सुना है जो स्टूडेंट आते हैं नए-नए, इनका कहना है कि मतलब आते ही मतलब ये सबसे पहले एसएससी कोचिंग जॉइन करते हैं। आपका फेवरेट नेता कौन है? देखिए, ये मेरा फ़ेवरेट नेता तो भी सर कभी ऐसा हुआ मतलब आप पढ़ा रहे हो और आपसे कोई सवाल पूछे, आपको वो पता ना हो, तो आप लोग कैसे संभालते हैं? खान सर और रोशन सर के बीच में लफड़ा थोड़ा बहुत चल रहा है, इसके बारे में आपका आपको क्या लगता है मतलब ये राजनीति सही चीज़ है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही चीज़। हाँ, तो भैया नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई वैभव प्रयागराज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक सर, धैर्य कोचिंग के बहुत ही मशहूर टीचर हैं। आइए आज इनसे मिलवाते हैं, आज इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सर हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमारे लिए थोड़ा-सा कीमती समय निकाला। जी। तो सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वास्तव में तो यहीं प्रयागराज का ही निवासी हूँ हुँ, और मेरा जो गाँव है वो यहाँ से 55 किलोमीटर दूर फूलपुर हुँ। लगता है, फूलपुर प्रतापपुर लगता है और मैं यहीं पैतृक निवासी मेरा यहाँ पर है प्रयागराज में, तो मैं प्रयागराज का ही निवासी हूँ। तो सर आप यहाँ सलोरी में कोचिंग कितने सालों से करा रहे हैं? सलोरी में कोचिंग मैंने शुरू की है सन 2008-18 में और 2018 से अभी तक मैं ऑफ़लाइन ही पढ़ा रहा था और अभी भी अपनी ऑफ़लाइन क्लास चलती है। 2018 से मैंने शुरू किया हुआ है। तो सर आप ऑनलाइन चलाने का सोचे कब? देखिए, दो सोचा तो बहुत पहले था क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट जो हमसे हाँ। पढ़ते थे, वो पढ़ाने की शैली से और भी टीचरों को जो कंपेयर किया करते थे, हुँ। उनका ये मानना था कि सर आप भी ऑफ़लाइन पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन भी एक बार पढ़ाइए। तो प्रयास तो मैंने कई बार किया, लेकिन ऑफ़लाइन की इतनी व्यस्तता होती है, अगर हाँ, कोई टीचर ऑफ़लाइन पढ़ाता है, तो सुबह से शाम तक उसकी सारी बैचें चली जाती हैं। और जब भी आप किसी को पढ़ाएँ, चाहे ऑफ़लाइन, चाहे ऑनलाइन, जब तक आप उसमें शिद्दत से ना पढ़ाएँ, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस वजह से थोड़ा-सा ऑनलाइन से मैं दूर रहा, लेकिन अब धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा हमारे जो सहयोगी हाँ। हैं, उनके कहने से तो मैं अब ऑनलाइन शुरू किया। ऑनलाइन आप स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, ऑनलाइन मैंने स्टार्ट कर दिया है। दरअसल चैनल हमारे और पहले भी बने थे, हुँ। लेकिन अब ये है कि जो रूटीन होता है, वो हमारा कंटिन्यूटी नहीं बन पाई थी, हाँ, इस ऑनलाइन पे। लगातार नहीं चला पा हाँ, रहे थे। लगातार नहीं चला पाया मैं। हुँ, लेकिन अब ये है कि अब अपनी क्लासें जो हैं, ये 2026 में अपनी क्लासें ये लगातार चल रही चल हैं। रही हैं। तो सर आपका यूट्यूब आईडी क्या है? यूट्यूब पर मेरे डीसीएस प्रयागराज है, तो हाँ। आप अगर डीसीएस प्रयागराज में जाएँगे, तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सर आप ये जो ऑनलाइन चला रहे हैं, क्या लगता है मतलब कितने स्टूडेंट का भरोसा जीत पाएँगे? अब जैसा कि ऑफ़लाइन में तो मैंने भरोसा बहुत जीता है, हुँ। अगर आप कभी ऑफ़लाइन में बच्चों से मिलेंगे तो आप हाँ। पॉज़िटिव ही रिस्पॉन्स पाएँगे और हर व्यक्ति जो भी कोई काम नया शुरू करता है, हुँ। तो वो बिल्कुल मेहनत के साथ ही करता है और सफलता आपके हाथ में नहीं होती है। हुँ। आपके हाथ में केवल आपकी मेहनत होती है और सफलता तो भगवान के हाथ में है और सामने वाले जिसके लिए आप प्रयास कर हाँ। रहे हो। तो मेरा तो मैं अपना पूरा 100% ही करूँगा और उम्मीद करूँगा जब बच्चों ने मैं ये चीज़ और भी बता दूँ कि अगर जो टीचर ऑफ़लाइन का है, अगर आपने जिन बच्चों को सामने से फेस किया हुआ है, सामने बैठाकर फेस किया है, बच्चों के परेशानियों को समझा है, हुँ। तो ऑनलाइन में दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं उन सारी परेशानियों को समझ चुका हूँ, जो बच्चा बिना बताए ही मैं बच्चों की बातें जान जाऊँगा, वो हाँ। अपने अंदर अभी भी डेवलप है, कि अगर मेरे सामने बच्चा नहीं भी बैठेगा तो भी मैं ये समझ पाऊँगा कि वो बच्चे को क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत हुँ। नहीं है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मैं 100% अपना करता हूँ। तो सर आपका ऑनलाइन फीस कितना होगा? अभी तो देखिए मैंने ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं है। अभी मैं सभी जो बच्चे हैं मेरे प्रिय छात्र सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएँ चल हुँ। रही हैं। हमारी जो टीम है इंग्लिश, रीज़निंग, हिंदी, जीएस सभी निःशुल्क चल रहा है, तो अभी कोई फ़ीस का ऐसा कोई बहुत वो इश्यू नहीं है। तो अभी सारी क्लासें ऑनलाइन अपनी चल रही हैं। तो सर आप ये सोचे कब से कि मतलब हम कोचिंग पढ़ाएँगे मतलब बच्चों का दिल जीतेंगे? देखिए हुआ यूँ कि पहले मैं जॉब में ही हुँ। तैयारी करता था और मैंने एसबीआई पीओ भी क्वालीफ़ाई किया 2017 में और उसके बाद इफ़को फूलपुर की मैंने जॉब छोड़ी। हुँ। और इसी सिलसिले में फिर लेकिन मेरा इन सब में मेरा पढ़ाने का रुझान थोड़ा ज़्यादा हाँ। था। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है मैकेनिकल ब्रांच से, तो वो शुरू से मेरी हैबिट थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। तो वो जैसे एक आदमी की होती है हाँ। कि इच्छाएँ हैं कि नहीं पढ़ाना है, तो वो शुरू से बस अपने मन में था और बाकी ऐसा कोई था नहीं कि मुझे ये हुआ। बस ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाऊँ बच्चों को, मैथ आती है, जो अपने पास जो नॉलेज है वो बच्चों को दी जाए, जो भी कुछ है, तो इस हुँ। वजह से थोड़ा-सा कोई इसमें वो नहीं। तो सर आप ये सलोरी में कितने सालों से रह रहे हैं?
सलोरी में देखिए मेरा जन्म ही सलोरी में हुआ है, तो मैं यहीं से ही मेरा जन्म फलन पोषण सब यहीं हुआ है मेरा, पालन पोषण। तो लगभग हमको लग रहा है 32-33 साल हो गए मुझे रहते। आपकी सलोरी में कोचिंग किस जगह पर है? सलोरी में देखिए मेरी कोचिंग इसमें चलती है, ईश्वर पुलिस चौकी के पीछे चलती है, ठीक है, ईश्वर इंटर कॉलेज का कैंपस है, तो वहाँ पर मेरी क्लास चलती है। ऑफलाइन? हाँ, ऑफलाइन क्लास चलती है। अब ऑनलाइन की वजह से मैं केवल ऑफलाइन में एक शिफ्ट में क्लास लेता हूँ, बाकी सारा समय मैं इवनिंग के टाइम में ऑनलाइन की तरफ जा रहा हूँ। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचें अपनी चलती हैं। ऑफलाइन क्लास कितना फीस होगा सर? देखिए अब इस तरीके से फीस तो बोलना थोड़ा सा उचित नहीं होता है, हाँ। लेकिन हाँ इतना वाजिब फीस है कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आज तक नहीं दिक्कत हुई, नहीं। कोई दिक्कत नहीं होती। फीस को लेकर कभी आज तक जो भी बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं, उनको फीस को लेकर कभी किसी चीज की दिक्कत है, फीस और कंटेंट इन दोनों से कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे पास आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं आया जो फीस की वजह से एडमिशन न ले पाया हो, बस अब आप इतना ही। आपके पास अगर कोई गरीब बच्चा आता है तो आप उसका एडमिशन ले लेंगे? देखिए गरीब एक होता है कहने का और एक होता है वास्तव में जो गरीब हाँ। होते हैं। अगर मेरे समझ में आता है, क्योंकि इतने सालों का अनुभव है और जैसा कि आप लोग भी हैं, तो अब इस समय की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, लेकिन ये है अगर बच्चा ठीक है, गरीब है, अगर जेन्युइन बच्चा मेहनती है। ईमानदारी है, हाँ। मेहनती है, तो मैं बेशक, क्योंकि है क्या ना कि अगर आप किसी बच्चे का, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि अगर आप उनकी फीस बिल्कुल भी कम कर दो, तो सामान्यतः पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। जब तक आपका कुछ लगा ना हो तब तक आप उसके प्रति जो है ना ध्यान नहीं देंगे। ध्यान नहीं देंगे। तो बाकी अगर ऐसा कोई बच्चा आता भी है हमारे पास, मेहनती है, तो बेशक मैं उसे निःशुल्क पढ़ाता हूँ और मैंने कई बच्चों को पढ़ाया भी। तो सर अभी हम हाल ही में खान सर का एक वीडियो देखे थे। उन्होंने वीडियो में कहा था कि मतलब ये हमारे कोचिंग में स्टूडेंट का फीस मात्र 200 रुपए है। हम्म। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल 200 है, ऐसा देखिए कोई भी इतना बड़ा टीचर अगर कोई बात बोल रहा है, और ऐसा नहीं कि वो छोटे-मोटे टीचर हैं, वो आज के दौर के हमको लग रहा है कि उनकी जो गिनती होती है वो माननीय विकास करोड़ों। दिव्य कीर्ति के सर के समकक्ष होती है, तो उन्होंने ऐसी झूठ बात तो नहीं बोली होगी। हाँ। लेकिन जैसे अब आप समझिए कि एक दुकान में कई प्रोडक्ट बिकते हैं, हाँ। किसी प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपए होती है और किसी प्रोडक्ट की कीमत 1000 होती है। जैसे हर व्यक्ति सामान जब बेचता है तो बोलता है, आप गाँव में देखते होंगे हर माल 10 रुपए। हाँ। तो हर व्यक्ति अपनी ब्रांडिंग करता है, हर व्यक्ति एडवर्टाइज करता है। तो एडवर्टाइज आप भी समझिएगा कम ही पैसों की जाएगी, बड़ी पैसों की नहीं की जाएगी। हाँ, ये कहना कि मेरे यहाँ सारे कोर्स 200 के हैं, या तो हो सकता है कि किसी को सुनने में ये भ्रम हाँ। हुआ हो, हाँ। और या हो सकता है कि भाई उनको बोलने में भ्रम हुआ हो। लेकिन हाँ, ये है कि खान सर 200 में पढ़ाते हैं, ये प्रत्यक्ष बच्चे भी हमें बता चुके हैं जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते थे, जो उन्होंने बैच ली है। हाँ, वो 200 में पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी सारी बैचें 200 की हैं, ऐसा मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। तो सर हमने सुना है प्रयागराज में जो नए-नए स्टूडेंट आते हैं, मतलब कहते हैं कि आज़ाद पार्क घूमने जाते हैं, मतलब ऐसे कई जगह पार्क हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल घूमना चाहिए, क्योंकि देखिए वो आपका क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ पर बिल्कुल घूमना चाहिए। और प्रयाग वो केवल आज़ाद पार्क ही नहीं है, बहुत पार्क हैं प्रयागराज में, बहुत भारद्वाज पार्क है, बहुत तीर्थ स्थल है, तो वहाँ आप जाइए घूमिए। लेकिन हाँ, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नए-नए बच्चे आए, हाँ। तो जैसे परिवार से दूर होके आए हैं, तो वातावरण उनका अचानक से चेंज हो जाता है। तो हो सकता है कि वो जाते हों, लेकिन अब इसके पीछे अगर आप अपनी पढ़ाई, अब एग्ज़ाम हो गया, 1 हफ्ते एग्ज़ाम है, 1 महीने एग्ज़ाम है, और उस दौरान अगर आप घूमने जाते हैं, कहीं न कहीं गलत हो रहा है। और बाकी तो जाते तो हैं बच्चे। तो सर हमने सुना है जो स्टूडेंट आते हैं नए-नए, इनका कहना है कि मतलब आते ही मतलब ये सबसे पहले एसएससी कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो 1 डेढ़ महीना पढ़ते हैं और जब समझ नहीं आता तो छोड़कर मतलब रूम पे पढ़ते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो बच्चे, पहली बात तो आपको बता दूं कि वनडे एग्जाम के नाम पे, जैसे तो हमारे कैटेगरी 2 है, एक वनडे है और एक सिविल सर्विसेज है। तो जैसे कि देखिए सिविल सर्विसेज, ज्यादातर बच्चे जो यंग एज के होते हैं उनके माइंड में जो पहली थॉट ये चलती है कि मैं 2 साल 2.5 साल में एक छोटी सी नौकरी लेकर फिर सिविल में जाऊंगा, ये पहला थॉट होता है। लेकिन सामान्यतः अब जो है क्या ना, जैसे जो बच्चे आते हैं तो वनडे के नाम पे 3-4 वैकेंसी ही ऐसी हैं जो हाईलाइटेड है। जैसे आप देखिए एसएससी की है, यूपीएसआई की है, आपका रेलवे का। बाकी बैंकिंग सेक्टर में बहुत कम बच्चे जाना पसंद करते हैं, और जाते भी हैं, लेकिन वो दूसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो एसएससी इसलिए नहीं समझ में आती, पहली बात तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, जब तक आप उसमें तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ कंटिन्यू नहीं लगेंगे, अगर आप ये सोचे कि हम आज ही पढ़ें और आज ही चीजें तैयार हो जाए, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा।
उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो देखो बेटा, पहले सिलेबस कंप्लीट, हम लोग बताते हैं ऑफलाइन में कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें। कम से कम आपको साल भर लग जाते हैं केवल सिलेबस समझने में, और आपका जो माइंड एक्यूरेसी है उसको आगे ले जाने में, कुछ चीजें भूलेंगे, कुछ चीजें याद रखेंगे, तो इसमें 2-2.5 साल का समय निकल जाता है। और सामान्यतः यहाँ जो प्रयागराज में बच्चा आता है ना, वो ज्यादातर इंटर पास करके आ जाता है, और उसके पास 3 साल का समय, ये जो गैप मिल जाता है ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन उसे बर्बाद कर देता है। रीजन क्या है कि बीच में एग्जाम आएगा, फिर जाएगा, फिर एग्जाम आएगा, फिर जाएगा, और इसमें क्या है, उसके पढ़ाई का जो क्रम है ना, वो टूट। अभी हाल ही में जो बीएपीएससी का पेपर होता है हर 6 महीना में, हाँ, हर 6 महीने, तो उससे बच्चे ना कोचिंग में ज्यादा समय दे पाते हैं, और महीने भर एग्जाम चलता है तो फिर वो घर पे भी नहीं समय दे पाते हैं। फिर उनके माइंड में ये आता है कि बेशक ऑफलाइन की फीस ज्यादा होती, 4,000, 5,000, बहुत जगहों पर 10,000, तो उनके माइंड में आता ये है ना कि जब मैं बीच बीच में गाँव जा ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि एक ऑनलाइन कोर्स सस्ता कोई खरीद लेता हूँ, 100, 150, 200 का, और अब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो वो उनके माइंड में ये चीजें चल रही है। तो सर आपके जो पिताजी थे वो क्या करते थे? हमारे पिताजी जो थे वो होमगार्ड डिपार्टमेंट में थे, प्लाटून कमांडेंट थे। वो 2019 में रिटायर हुए हैं। ठीक है, तो बस। आप फैमिली यहाँ रहते हैं? हाँ, हमारी पूरी फैमिली रहती है, पूरा परिवार। तो सर आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान अभी मेरा यही है कि जो भी वैकेंसी आ रही, जैसे आने वाली भी संभावित 1 लाख जो प्लस वैकेंसी है, और आपकी सुपर टेट की वैकेंसी है, ठीक है, तो अभी ये जो अधीनस्थ की वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी की, तो मैं इन सब के लिए प्रॉपर जो है ऑफलाइन की क्लास निःशुल्क आपको मिल रही है अभी भी ऑनलाइन में। तो मैं यही अभी प्रयास करूंगा कि जो अभी इधर वैकेंसी है, मैं उनको बिल्कुल रेगुलर तरीके से सभी बच्चों को निःशुल्क जो कंटेंट जिससे उनका भला हो सकता है, वो मैं प्रोवाइड कराऊं, जैसा कि मैं ऑफलाइन में कराता था, सेम उसी तरीके से मैं ऑनलाइन में भी कराऊं। सर अभी हाल ही में खान सर और रोशन सर के बीच में लफड़ा थोड़ा बहुत चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खान सर और देखिए कुछ चीजें हैं, कुछ व्यक्तिगत बातें होती हैं। अभी इस तरीके से देखिए, मैं इसका थोड़ा सा पक्षधर नहीं हूँ कि मैं देखा, अभी मैं इधर भी से देख रहा था कि सभी लगभग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जितने भी हमारे बड़े सम्मानित टीचर हैं, सभी लोगों ने, किसी ने खान सर को सही बोला, किसी ने रोशन आनंद सर को सही बोला है। तो मैं उन सभी टीचरों से बस एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप छोटा सा, बहुत दूर नहीं जाना है, आपके परिवार में ही अगर छोटी सी बात हो जाती है, केवल परिवार में, ये तो बहुत बड़ी स्तर की बात हो गई, क्योंकि दोनों टीचर इस समय आप समझिए कि पूरे भारतवर्ष के दोनों बड़े टीचर हैं, रोशन आनंद सर और आपके खान सर, तो दोनों बड़े टीचर हैं। आपके घर में अगर छोटी सी बात हो जाती है, तो आप उसका निपटारा नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत, आप उसका निपटारा नहीं कर सकते। कैमरे के सामने जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते, आप, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो टीचर सुबह से शाम तक ऑनलाइन पढ़ा रहा है, उसके पास इतना समय कहाँ से मिल जाता है कि किसी के पर्सनल मैटर में जाकर इतनी ढेर सारी बातें वो इकट्ठा कर लेता है। कहीं ना कहीं इनकी टेक्निकल टीम इनको बताती है, और मैंने अभी इसी बात को बोला है कि अफवाहें बहुत तेज फैलती हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति को पर्सनल न जानिए, कि पर्सनल उस मुद्दे को न जानिए, तब तक उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। रोशन आनंद सर गलत हैं या खान सर गलत हैं, इसका निर्णय करने के लिए हमारा संविधान है, हमारे प्रशासन है, उन पे विश्वास रखिए। ठीक है, और दोनों लोग आपस में सक्षम है, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर, हाँ अगर कोई कमजोर पड़ता है तो भाई ठीक है, आप उसके पक्ष में आइए, लेकिन हाँ, किसी के पक्ष में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को गलत या दोषी, अगर आप रोशन आनंद सर के पक्ष में हैं तो आप उनके पक्ष में रहिए, लेकिन खान सर गलत है ऐसा ना बोले, और अगर आप खान सर के पक्ष में हैं तो आप उनके पक्ष में रहे, लेकिन रोशन आनंद सर को गलत मत बोले। जब तक इसका निर्णय करने के लिए हमारे पास संविधान है। आप, हम और आप कौन होते हैं इस चीज का निर्णय करना कि कौन गलत है? नीतू मैम ने बताया था कि मतलब ये दोनों लोग सही है, किसी एक के पक्ष में आप किसी को, मतलब स्टूडेंट को नहीं बोलना है। हाँ, बिल्कुल सही भाई। देखिए, स्टूडेंट अलग, ये जो मुद्दा है वो अब इस तरीके के, देखिए मैं ये, अगर जैसे ये एक मुद्दा अगर मैं दो शिक्षकों के बीच में देखूं तो एक अलग बात है, लेकिन दो भारतीय नागरिक के रूप में देखूं तो ये बात अलग। तो आप इसे दो भारतीय नागरिक के बीच में देखिए, ऐसा नहीं कि ये पहला केस है, रोशन आनंद सर हैं, खान सर हैं, ऐसा नहीं कि हमारे देश में ये पहला ऐसा केस है कि जिनके बीच में ये मुद्दा हुआ है। अरे हमारे देश में बहुत केस ऐसे हो रहे हैं, तो इसको क्यों इतना हाईलाइटेड बनाया जा रहा है? उनका एक भारत के नागरिक है, वो अपना समझेंगे इस दूसरे को, तो इतना तो मुझे नहीं लगता कितना। रोशन सर का कहना है कि वो हमारे कोचिंग में, मतलब खान सर का कहना है कि वो हमारे, रोशन सर हमारे कोचिंग में गोली चलवाए हैं, मतलब फला ढेगा कई मतलब बातें निकल कर आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या? देखिए, हर व्यक्ति अपने पक्ष को रखता जरूर है,
अब वो बात रहती है कि कभी देखिए आदमी अपने पक्ष को कभी गलत ये नहीं कहेगा कि मैंने ये चीज़ नहीं की, समझ रहे हैं? तो हाँ, ये बात है कि अब इसका कि उनके ऊपर गोली चली है या नहीं चली है, इसका तो जो जाँच होगी, अब ऐसा तो नहीं कि आँख बंद करके ही सारे फैसले सुनाए जाएँगे, है ना? तो ऐसा तो है नहीं। अब हाँ, अब व्यक्ति अपने पक्ष में कुछ न कुछ तो बोलेगा ही, अब वो सही भी बोल सकता है और गलत भी बोल सकता है। तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या सही बोले हैं, क्या गलत बोले हैं। सर प्रयागराज के स्टूडेंट से मैं मिला एक दिन, उन्होंने बोला कि इन दोनों की लड़ाई से मतलब सर लोग की लड़ाई से स्टूडेंट का घाटा हो रहा है। इसके बारे में आप क्या देखिए स्टूडेंट का क्या ही घाटा हो रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आता कि स्टूडेंट का क्यों घाटा हो रहा है। यहाँ आप समझिए, ये जो स्टूडेंट बोलते हैं कि देखिए घाटा हो रहा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों घाटा हो रहा है। देखिए मैं उन सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आज आपको ऑनलाइन मुझे लगता है ये लॉकडाउन से शुरू हुआ है ना? हुँ। लॉकडाउन से आई थिंक ये यूट्यूब का सारा सिस्टम चल रहा है। इसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऑनलाइन के बारे में जानता था। तो ये बताओ, क्या ऑनलाइन आने के पहले क्या अपने पास टीचर नहीं थे? क्या ऑनलाइन आने के पहले लोग पढ़ाई नहीं करते थे? क्या हमारे इस प्रयागराज में आप समझिए कि इसी प्रयागराज को सिविल फैक्ट्री बोला जाता था। आप समझिए कि एक समय था इस प्रयागराज को सिविल फैक्ट्री बोलते थे। सिविल फैक्ट्री सेंस मतलब यहाँ से इतने आईएएस पीसीएस हुआ करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कि गिनती नहीं होती। तो उस समय तो ऑनलाइन नहीं रहा करती थी, उस समय खान सर नहीं रहा करते थे, उस समय रोशन आनंद सर नहीं थे, उस समय बड़े-बड़े टीचर नहीं रहा करते थे। लेकिन फिर भी पढ़ाइयाँ तो होती थी ना। तो हाँ, उनका मुद्दा है, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो बच्चे उनके कोर्स को लिए हुए हैं, उनको ये समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आप ही समझिए कि अगर आपका कोई व्यक्तिगत मैटर हो, जो बच्चा ये कह रहा हो, तो आप पहले अपना व्यक्तिगत मैटर सुलझाएँगे या पहले पढ़ाएँगे? आप अपने अपनी जगह आप सर की जगह अपने आप को रख के ज़रा देखें। तो इसमें सर को दोषी मत मानिए। सर अब इसमें दोनों लोग अपना व्यक्तिगत मैटर को सुलझा रहे हैं। तो और भी टीचर हैं, मैं ये कहूँगा कि आप किताबों का सहारा लें, चैनल और भी पढ़े हैं। आप वहाँ से पढ़ने का प्रयास करिए, ज़रूर आपको कोई न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। सर आपका कहना है कि हर टीचर बेहतर से बेहतर पढ़ाता है। हुँ। मतलब एक किसी 1-2 टीचर पर निर्भर होकर ना पढ़े। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप देखिए ऑफ़लाइन में आपके पास टीचरों के प्रेज़ेंस कम थे। हुँ। बच्चा ऑफ़लाइन में आता था तो किसी एक एरिया में मैथ के 10 टीचर, 5 टीचर रहते थे। जीएस के भी सेम वही 2, 4, 10 टीचर रहते थे किसी एक एरिया में, तो बच्चा ज़्यादा दूर जा नहीं सकता था। भाई आप अगर कोचिंग करने जाओगे ज़्यादा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। लेकिन अब अगर आप ऑनलाइन आ गए हो तो ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा ख़ास बात ये है कि यहाँ पर टीचरों की प्रेज़ेंस ज़्यादा है। हुँ। आपको एक ही सब्जेक्ट के हज़ारों टीचर मिलेंगे। आपको जो बेहतर लगता है, तो उससे पढ़िएगा। आपको ये अच्छे से पता है कि खान सर, ऐसा नहीं कि सभी बच्चे जीएस खान सर से ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सभी बच्चे विकास देवी कीर्ति सर से ही पढ़ते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, जिसको जिसकी बातें, जिसकी भाषा, जिसकी शैली अच्छी लगती है वो उससे पढ़ता है। और जैसे यहाँ स्टूडेंट जो है, इफ़रात है, जैसे आप मैंने बताया कि बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पर है कि स्टूडेंटों की तो गिनती करनी मुश्किल है, एक बार जनसंख्या की तो गिनती आप कर सकते हैं, लेकिन बेरोज़गार कितने हैं इनकी गिनती तो आप नहीं कर सकते हो। तो जिसको जिससे इच्छा करेगा, जिसको जिसकी शैली, जिसका आपका समझ में आएगा, आप उससे पढ़िए। सर ऐसा भी हो रहा है कि मतलब आज मतलब ये जैसे ओझा सर हो गए, ये लोग मतलब ये राजनीति से पहले जुड़ चुके थे। हुँ, हुँ। ओझा सर और खान सर भी मतलब ये मतलब जो भाजपा पार्टी थी, हुँ। इसमें मतलब खुल के नहीं थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, आप समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, हुँ। तो हर व्यक्ति का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। जैसे अगर आपको है कि पहले मैं 1 गिलास पानी पीऊँगा, अच्छा पानी पीने के बाद अब भूख लगेगी तो खाना खाऊँगा, हाँ। तो ये धीरे-धीरे चाहत बढ़ती है। तो जैसे अब ये जैसे ओझा सर हो गए, चाहे खान सर हो गए, चाहे जैसे भी आप देखिए, मैंने अभी बीच में एक किसी हाल ही में सुना था, विकास देवी कीर्ति का सपना है कि वो यूनिवर्सिटी खोलें। ऐसा मैंने उनके किसी वीडियो में देखा था। तो आप समझिए कि जब विकास देवी कीर्ति सर, मैं उनको बहुत आदर्श मानता हूँ अपनी भी शिक्षा शैली में, और मुझे जितने भी यूट्यूब के टीचर हैं, मैं उनमें विकास देवी कीर्ति को भगवान मानता हूँ एक तरीके से। तो आप समझिए कि क्या उन्होंने कभी कोचिंग शुरू करने के पहले या कोचिंग शुरू करने के दौरान उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं यूनिवर्सिटी चलाऊँगा। लेकिन अब जैसे-जैसे उनको आवश्यकता मिलती गई, जैसे-जैसे वो समझते गए, आदमी का विकास होता चला जाता है। तो उन्होंने भी सोचा होगा कि अपना आयाम उन्होंने बढ़ाया कि मुझे यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। तो वैसे ही जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा, वैसे ओझा सर ने सोचा कि हमें राजनीति में जाना चाहिए। तो हर व्यक्ति का अपना अलग-अलग आयाम है जो समय दर समय बदलता है। सर आपको क्या लगता है मतलब ये राजनीति सही चीज़ है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही चीज़ है।
बिल्कुल सही चीज है भाई। अगर राजनीति में, मैं तो ये चाहता हूं कि अगर ये शिक्षक राजनीति की तरफ जुड़ रहे हैं, हाँ। बस देखिए काम हर चीज सही है, बशर्ते ये है कि आपकी नीयत पहले और बाद में कैसी थी। बस समस्या इसी बात की है। हम आज राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी अब की नीयत और राजनीति ज्वाइन करने के बाद की नीयत, बस यही गड़बड़ हो जाता है, जो हमारे देशवासी ये कहते हैं कि नेता भ्रष्टाचारी। केवल यही रीजन है, क्योंकि उनकी नीयत, कुछ लोगों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही बताया था, मेरी बात कोई अन्यथा नहीं लेगा, जो बातें हैं तो ये बात उसी की रहती है। 10 में से 2-4 ऐसे हो जाते हैं, तो बाकी अगर ये बुद्धिजीवी लोग अगर नहीं जाएंगे तो फिर जाएगा कौन, ये बताइए। सर आपका फेवरेट नेता कौन होगा? देखिए ये मेरा फेवरेट नेता तो भी, मतलब हम आपको नाम बता रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, और मतलब मायावती जी हो गई। इन तीनों में से आपका फेवरेट नेता कौन होगा? देखिए इसके बारे में मेरा फेवरेट नेता तो अब मैं नहीं कुछ ही कहना चाहूंगा। देखिए सब अपनी अपनी जगह बेहतर है। हाँ। किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम अच्छा किया है, किसी की विदेश नीति अच्छी थी, किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छा काम किया है। ठीक है, अब इस तरीके से तो ऐसा नहीं है, सभी ने अपनी अपनी जगह पर। अब आपको भी पता है कि कोई, मैं बताया ना कि घर का गार्जियन, जैसे मेरे दादाजी के 5 बच्चे हैं, मेरे पिताजी 5 भाई हैं, हाँ। और मुझे ये अच्छे से पता है कि मेरे दादाजी या किसी के भी दादाजी उन 5 लोगों पर बराबर कमांड नहीं रख सकते। कोई न कोई एक बाहर निकल ही जाएगा, उनके कहे सुने में नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी मंत्री हो, कोई भी राजनेता हो, वो इतने बड़े, अब खासकर मैं यूपी की बात करूं, आप अगर जीएस समझे होंगे तो यूपी आप समझिए कि पूरे देश का अगर देखा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा देश होगा। इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो जो यूपी को संभाल रहा है, आप समझिए कि वो एक प्रधानमंत्री ही है। तो जब हम अपने ही घर के 5 लोगों को बराबर नहीं बांट सकते हैं, तो अब जरा सोचिए कितनी बड़ी जनता को कैसे बांट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नेताओं में, सब में कमियां हैं, ये ऐसा नहीं है, लेकिन सब में कहीं न कहीं उनकी जगह पे उनकी अच्छाइयां भी। तो सर आपका जो ऑफलाइन कोचिंग है, आपका इतना अनुभव बन चुका है, और ऑनलाइन कोचिंग में आपको थोड़ा मतलब दिक्कत तो होगा? हाँ, देखिए ये थोड़ी-सी समस्या मेरे सामने अभी भी आती है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ऑफलाइन में बच्चे आपके सामने बैठे हैं, तो आप बच्चे का फेस रीड कर सकते हो। जैसा कि मैं 7 साल अगर पढ़ाया हूँ, तो मैं लगभग जितने बच्चे रहते थे, जिनसे मेरी निगाह मिल पाती थी, तो केवल उनके फेस रीड से मैं ये समझ जाता था कि इनको मेरे सवाल की किस लाइन में क्या डाउट है। तो मुझे वो उनको बताने के पहले मैं बता दिया करता था। लेकिन अब मैं जब ये ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, तो मेरे माइंड में ये चलता है कि यार बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, जब तक बच्चा कमेंट करता है, कुछ बच्चे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे बच्चे ऑफलाइन में भी बहुत संकोची होते हैं, कुछ बच्चे नहीं पूछते, तो वैसे ऑनलाइन में भी सिस्टम है कि बच्चा ठीक है सोचता है कि मैं बाद में देख लूंगा, तो वो थोड़ा सा मतलब अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता कि अगले को, बच्चे को समझ में आया होगा या नहीं आया। ऑनलाइन में सर ये होता रहा होगा, मतलब नहीं पूछेंगे तो वही वीडियो बार बार चला कर देख लेंगे। हाँ, देखिए होता क्या है कि आप बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन अब जैसे आप समझिएगा कि एक होता है कि टीचर से डायरेक्ट फेस आप जाके ऑफिस में पूछ सकते थे, क्लास में जाके बच्चों के, यहाँ तक जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े होंगे, मैं जाके उनके बेंच पे कॉपी में लगा दिया करता था, ये मैं करता था अगर किसी बच्चे को डाउट होता था। अब यही है कि ऑफलाइन में आप बार बार वीडियो देखोगे, वो बेशक अगर माइंड पे वो चीजें क्लिक कर गई तो समझ में आएगी, और अगर नहीं क्लिक की तो फिर उसके लिए तो आपको फिर टीचर का, आप समझ ही रहे हैं, हो गया। हाँ। लेकिन जैसे वही आप समझिए कि जैसे एक होता है कि मंदिर में जाकर दर्शन करना, और एक होता है कि फोटो तस्वीर देखकर देवी देवता के दर्शन कर लेना, सेम वही ऑफ और ऑनलाइन है। सर आपके कोचिंग में अभी तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा? देखिए सिलेक्शन तो बहुत बच्चों का हुआ है, क्योंकि मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, और लगभग मेरा जो अनुमान है, मैं लगभग नहीं तो 5 से 7 हजार बच्चों को, सिलेक्शन हो गया? नहीं इतना तो मतलब नहीं हुआ है, लेकिन इतने बच्चों की एक्यूरेसी मैंने अभी तक तो, ज्यादा देखिए झूठ बोलने वाली बात तो है नहीं इसमें, लेकिन ये है कि मैंने लगभग 400-500 बच्चों के लगभग, जो अपने जो पूरे हैं एसएससी का लेकर यूपीपी यूपीएसआई तक का, वो मैंने इतना इतना तो डेफिनेटली मैंने करा रखा है। अच्छा, बहुत बच्चों का डाटा नहीं मिल पाता है, जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं, जैसे मेरे यहाँ कोचिंग क्लास किए हैं, 1.5 साल 2 साल अपने यहाँ क्लास किए, फिर उसके बाद बहुत बच्चे गाँव चले जाते हैं, या मतलब प्लेस बदल देते हैं, प्रयागराज में ही कहीं दूसरी जगह रहने लगते हैं, वो कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे, ये तो वो बच्चे हैं जो मेरे अभी भी कांटेक्ट में हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे कांटेक्ट में हैं अभी भी, ग्रुप अपना है तो उसमें कांटेक्ट में ये बच्चे वो हैं। सर कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप पढ़ा रहे हो और आप कोई सवाल पूछ लें, आपको वो पता ना हो, तो आप लोग कैसे संभालते हैं? देखिए ऐसा बहुत बार होता है,
ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे सवाल, क्योंकि देखिए बच्चों का कोई है तो नहीं, मान लीजिए बच्चा चाह ही ले कि मुझे टीचर को आज फंसाना है, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी लेके आता है। लेकिन हाँ, अब इतना अनुभव रहता है कि बच्चे को डील करना आता है। ऐसा सामान्यता तो होता नहीं है, लेकिन अब ये है कि जैसे साल भर में कोई एक आध बच्चा ऐसा मिलता है, कोई एक बच्चा ऐसा मिलता है कि जो हाँ, तो उसको डील कर लिया जाता है, उसमें बड़ी चीज नहीं है। तो ऑफिस में या थोड़ी देर बाद या 10 मिनट बाद थोड़ा टाइम मांग लिया जाता है कि भाई हम देखो भगवान तो है नहीं कि मैथ के भगवान है, रट के आए सारी चीजें, चीजें हैं, सवाल है, माइंड से मिस होती है, वो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आ जाता सर आज होमगार्ड का रिजल्ट निकला है, है। आप इसके बारे में क्या देखिए होमगार्ड का रिजल्ट निकला है और बहुत अच्छे समय पे आया है। अभी बहुत बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। अभी कम से कम एक गौरव नाम का बच्चा है, उसका मेरे पास मैसेज आया, उसका हुआ है। और एक जेपी नाम का बच्चा है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। एक लड़की है, नाम उसका नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो उसका भी मैं स्टेटस लगाऊंगा। भी आज शाम को ही तो भी रिजल्ट आया, तो बच्चों ने मुझे मैसेज किया, तो बच्चों को बहुत सिलेक्शन तो अच्छा खासा हुआ है। मेरिट भी ठीक ठाक गई है। देखिए आगे जिलावार उनकी मेरिट बनी हुई है, उसके बाद क्या उनका डीपीएसटी में क्या उनका रहता है। सर मुद्दा बना रहता है पेपर लीक के बारे में, जैसे कि नीट का पेपर हो गया, कई कई सारे ऐसे पेपर हो गए हमेशा लीक होता रहता है, आप इसके बारे में क्या? देखिए ये जो मुद्दा है बड़ा पेचीदा है, क्योंकि देखिए मैं ऑफलाइन होने के नाते मुझे कोई ऐड तो करना नहीं है कि मैं धरने में जाऊं। ठीक है, पेपर आउट देखिए होता है, और ऐसा नहीं कि वो केवल किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट में होता है। ये आप देखेंगे तो हर गवर्नमेंट में होता जाएगा। और देखिए पेपर इशू का ये जो आता है ना, देखिए अभी क्या है कि मैं आपको बता दूं, ये पिछले 4 से 5 सालों में अपना जो सोशल मीडिया है ये बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। इस वजह से पेपर इशू होने की जो न्यूज है वो हम लोगों पे पहले पहुंच जाती है। लेकिन यही सोशल मीडिया का दौर पहले नहीं था, तो पहले यही पेपर लीक का मामला पेपर होते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोगों को जल्दी, अब सोशल मीडिया है तो तुरंत हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और मुझे बस आज तक एक बात, यही एक चीज खटकती है कि ये जो पेपर आउट कराने वाले लोग होते हैं, ये देखिए रिक्शे वाले और दुकानदार तो होते नहीं है। हाँ। ये होते तो हमारे ही और आपके बीच के है ना। आखिर पेपर आउट यूपीएसआई का पेपर आउट कौन कराएगा? जो यूपीएसआई हमारे और आपके बीच का कोई कंपटीटर ही तो होगा कराएगा। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, तभी ये चीजें हो रही हैं। अन्यथा अगर सरकार चाहेगी तो इस पे लगाम लगाएगी भी, ठीक है। और पेपर इशू तो क्या ही किया जा सकता सर लोगों का ऐसा कहना है कि मतलब इन सब का जिम्मेदार सरकार है। है। नहीं देखिए, मैं पूर्णतः इसका जिम्मेदार सरकार को नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप जरा समझिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लेता हूँ कि मैं यूपीएसआई या यूपीपी का कैंडिडेट हूँ, और मैं पिछले 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। और मैं चाहूंगा अगर किसी भी व्यक्ति को, ये मैं पर्सनल, या अगर कोई व्यक्ति इसको पर्सनली न ले, अन्यथा न लेगा मेरी बात को, किसी को बुरा नहीं लगनी चाहिए। इतना आप समझ लीजिए, अगर किसी को भी मौका मिलेगा तो वो इस चीज का फायदा उठाएगा, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो समाप्त हो जाए। तो जिस बच्चे को मौका मिलेगा वो बच्चा इसमें हाथ लगा देगा। बस समस्या इस बात की होती है कि किसी के पास पर्याप्त पैसे नहीं हो पाते, और किसी के पास पर्याप्त जो कहा जाता है सिटिंग नहीं हो, ठीक है। तो केवल इसमें गवर्नमेंट का हाथ है, तो ये मैं बहुत हद तक कहना उचित नहीं समझूंगा कि गवर्नमेंट की हाथ है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी, हाँ। अगर, तो फिर जैसे वो बड़ी बड़ी चीजों को खत्म कर सकते हैं, तो उसके हाथ में तो सब कुछ है। हाँ, ये खत्म हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहेगी प्रॉपर तरीके से, तो ये इसे सर हमने बच्चों से मतलब कई बार देखा है, किसी भी चीज का अगर रिजल्ट निकलता है तो लोग कहते हैं कि अगर पास नहीं होते तो बोलते हैं कि ठीक गया, सीट बिक गया। आप इसके बारे में क्या? नहीं देखिए, ये तो पहली बात तो बुद्धिजीविता का थोड़ा सा अंतर होता है। हाँ। कि ये कह देना कि पेपर बिक गया है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए आपके पास जब तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो कि पेपर बिक गया, कहीं सुनी बातों पर आप विश्वास ना करें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्योंकि देखिए पेपर बिक गया तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। और आप समझिएगा कि सोशल मीडिया का ये जो दौर है ना, इसमें अगर आप एक बात बोलेंगे तो अगला व्यक्ति उसे 4 बातों में जोड़कर बताएगा, अपने से बताएगा। तो ये कहना कि पेपर बिक गया, ये अफवाहें, थोड़ा सा बहुत अफवाह से भी हो जाता है, तो ये अफवाहें भी चलती रहती हैं। हाँ, लेकिन अब ये है कि जैसे बहुत जगह सेंटर पे प्रत्यक्ष आउट हो जाता है। अब जैसे 100 सेंटर है, 100 सेंटर में 2 सेंटर पे पेपर बिक गया, तो जब 2 सेंटर पे पेपर बिक गया तो वो आउट ही माना जाएगा। वही पूरा काम गड़बड़ जाता है। पूरा काम वहीं गड़बड़ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने सुना अभिषेक सर यानी हैरी कोचिंग एकेडमी के बारे में, यानी उनके पूरे टीम के बारे में। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कमेंट में मतलब किस टाइप का वीडियो निकालें, और ऐसे ही इंटरव्यू पाने के लिए
कमेंट जरूर करिएगा। आपको दिल से धन्यवाद। और हाँ, धैर्य कोचिंग एकेडमी में ऑनलाइन आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं।